कुछ लोगों के लिए भारत का मतलब सिर्फ एक पोस्ट कार्ड है जिसमें स्लम, कचरा, आधे नंगे बच्चे बैकग्राउंड में होते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो चलिए याद करते हैं मुन्ना भाई एमबीबीएस का रियल इंडिया सीन। हाई स्टार एकदम। No, I want real India. Poor people, hungry people. या फिर स्लम डॉग मिलियनेयर का शौचालय स्टंट एयरपोर्ट के बगल में। अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए बच्चा शौच में कूद कर भागता है। बस वही स्लम्स, पॉवर्टी, गरीब लोग, यही कुछ लोगों के लिए इंडिया का असली एसेंस है। बॉलीवुड ने दशकों तक धारावी को एक सिनेमैटिक ज्वेल की तरह पेश किया। स्लम डॉग मिलियनेयर, सत्या, नायक, कंपनी जैसे गरीबी कोई हेरिटेज हो। असलियत ये है कि स्लम्स को ग्लोरीफाई करना मुंबई में एक बड़े रियल एस्टेट और पॉलिटिकल कार्टेल का हिस्सा रहा है। इस एसेंस की परसेप्शन को भारत में आज भी कुछ लोग बनाए रखना चाहते हैं। ऐसी विकास विरोधी मानसिकता को स्वतंत्रता दिवस के चलते आइए आज़ाद करते हैं और साथ में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारत के सबसे बड़ी झोपड़पट्टी यानी स्लम को बदला जा सकता है। साल बदले, दशक बदले, लेकिन धारावी की हालत बदलना तो दूर और भी बिगड़ गई। कहीं कूड़ा, कहीं नाली और 60 फीट रोड होने के बावजूद कभी सियोन से बैंड्रा ड्राइव कीजिए, आंखें बंद करके भी समझ जाओगे, हाँ धारावी आ गया। अरे सुगंधी ही ऐसी है। मातोश्री में बैठने वालों को ये स्पिरिट ऑफ मुंबई लगता है। दिल्ली के बंगलों में बैठने वालों को लगता है धारावी का रीडेवलपमेंट सिर्फ अडानी बीजेपी की कोई चाल है। अब इन्हें लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्स समझाना टाइम वेस्ट है, पर आपको समझा देते हैं। आज हम देखेंगे कैसे धारावी सिर्फ एक स्लम नहीं बल्कि मुंबई की पॉलिटिक्स का नर्व सेंटर है। हम इसका पास्ट, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, पावर गेम, विकसित भारत पर इसका असर, अडानी के स्टेक और ठाकरे परिवार की रोल का पोस्टमार्टम करेंगे। सो सीट बेल्ट बांधिए क्योंकि ये कहानी सुगंध से शुरू होकर पावर तक जाती है। पॉलिटिक्स में जाएं इसके पहले आखिर धारावी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एशिया का सबसे बड़ा स्लम अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सेमी लीगल इकोनॉमी है। एक पीआर बैकग्राउंड की तरह ट्रीट किया गया धारावी से सालाना कम से कम 1 से 1.5 बिलियन डॉलर्स इकोनॉमिक आउटपुट होता है, जिसमें 12,000 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं, जैसे लेदर, पॉटरी, रिसाइकलिंग, गारमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग। 2.39 स्क्वायर किलोमीटर्स के इस क्षेत्र में करीब 7 से 10 लाख लोग रहते हैं, जिसमें अलग अलग धर्म के लोगों का समावेश है, जो एक यूनिक वोट बैंक बनता है। इसी के साथ धारावी इनफॉर्मल सप्लाई चेन्स के साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और ड्रग ट्रेड का हब भी है। इसलिए मुंबई के एयरपोर्ट से सटे देश के सबसे रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट में बेस, तो इसका रिहैबिलिटेट होकर फॉर्मल इकोनॉमी में आना सिर्फ रियल इस्टेट का सवाल नहीं बल्कि लॉ, ऑर्डर, नेशनल इमेज का भी सवाल बन जाता है। ये सपना नया नहीं है। राजीव गांधी ने 1980 के दशक के अंत में धारावी के लिए 1000 करोड़ का प्राइम मिनिस्टर्स ग्रांट प्रोजेक्ट अनाउंस किया था। हाउसिंग, सैनिटेशन, वाटर, ड्रेनेज, सब के लिए। लेकिन रिजल्ट, कुछ सीमेंट के घर, कुछ पेव्ड रोड्स और बाकी पैसा पॉलिटिकल फोटो ऑप्स और ब्यूरोक्रेटिक्स फाइल्स में खो गया। जो प्रोजेक्ट 80 के दशक में खत्म होना चाहिए थे, उसका लॉन्च आज भी हर चुनाव से पहले होता है। फिर 1999 में बीजेपी की महाराष्ट्र सरकार ने पहली बार एक फॉर्मल धारावी रीडेवलपमेंट प्लान इंट्रोड्यूस किया। क्लियर टाइमलाइंस, प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल और रीहाउसिंग के साथ इकोनॉमिक जोन बनाने का ब्लूप्रिंट। लेकिन 1999 के बाद जब कांग्रेस ने स्टेट और सेंटर में पावर संभाली, ये प्लान फाइल टू फील्ड तक पहुंचने से पहले ही पॉलिटिकल ड्राइंग रूम में पार्क कर दिया गया। हर मीटिंग के बाद नए स्टडी, नए टेंडर, नए सर्वे और नए डिले। और 2014 से पहले तो कांग्रेस ने एक और कारनामा किया। चुनाव आने वाले थे तो महाराष्ट्र की कांग्रेस एनसीपी सरकार ने कट ऑफ डेट का जादू चलाने की कोशिश की। धारावी रिहैबिलिटेशन का एलिजिबिलिटी कट ऑफ जो पहले 1 जनवरी 2000 था, उसे 1 जनवरी 2006 तक बढ़ाने का प्रपोजल ले आए। मतलब जिन लोगों ने इलीगल ऑक्यूपेंसी 2000 के बाद की, उन्हें भी रीहाउसिंग का बोनस पास मिल जाए। ये स्टेप रीहाउसिंग के असली बेनिफिशरीज का शेयर और छोटा करता है, लेकिन वोट बैंक का फिगर मोटा करता।
इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए और आगे आई प्रोफेशनल प्रोटेस्टर ब्रिगेड, मेधा पाटकर जैसे एक्टिविस्ट जो हर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कैपिटलिज्म का श्राप समझ के अपोज करते हैं, धारावी प्लान के खिलाफ मोर्चा ले आए। जब रीहाउसिंग का मॉडल, इकोनॉमिक जोन और स्लम क्लियरेंस का फ्रेमवर्क डिस्कस हो रहा था, तब मेधा जी ने पब्लिक हियरिंग के नाम पे मीटिंग डिरेल करने की फुल कोशिश की। फिर आया 2014 का सुप्रीम कोर्ट का धमाका। एससी ने साफ कह दिया, स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स स्पेशली धारावी जैसे बिना ट्रांसपेरेंट ग्लोबल टेंडरिंग के अलॉट नहीं किए जा सकते। पब्लिक टेंडर, क्लियर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कॉम्पिटिटिव बिडिंग विल बी मैंडेटरी। मतलब सरकार अपने पसंदीदा डेवलपर को सीधा गिफ्ट वैप करके कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकती। ये पॉलिटिशियंस बैक्ड रियल एस्टेट डेवलपर्स यू नो हु के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन जब 2019 में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना की एमवीएस सरकार आई तो एससी के स्पिरिट को कैसे बाईपास करें, इसका जुगाड़ शुरू हो गया। टेंडर प्रोसेस को फ्रेश नाम देकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसे सेट किए गए कि सिर्फ सिलेक्ट बड़े प्लेयर्स क्वालिफाई करें। प्रोजेक्ट स्कोप बदल के नए टेंडर का एक्सक्यूज बनाया और स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के अंडर ले जाकर म्यूनिसिपल ओवरसाइट कम किए। कानून का लेटर फॉलो किया, लेकिन उसका स्पिरिट, उसको पॉलिटिकली क्रॉस कर दिया। और इसमें उद्धव ठाकरे का रोल एक अलग ही चैप्टर है। धारावी के बीच में 60 फीट रोड से लेकर लेदर मार्केट तक हर गली पॉलिटिक्स का एक्सटेंशन बन चुकी है। उद्धव के लिए ये सिर्फ एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक कंट्रोल प्रोजेक्ट था। रीहाउसिंग के एलोकेशन से लेकर कॉन्ट्रैक्टर अप्रूवल तक धारावी का वोट बैंक शिवसेना के लिए एक रिटेल पॉलिटिक्स का पावर हाउस है, जहां हर छोटा हाउसिंग अलॉटमेंट एक फ्यूचर शाखा प्रमुख क्रिएट करता है। मातोश्री की पॉलिटिक्स में धारावी का रीडेवलपमेंट स्लो रहना एक फीचर था, बग नहीं। जब तक झोपड़पट्टी अपनी जगह है तब तक रीहाउसिंग के प्रॉमिस पे पॉलिटिकल लेवरेज बनता रहेगा। इसलिए उद्धव के टाइम धारावी का टेंडर काफ़ी देर तक या तो रिव्यू में या कोर्ट में या कमिटी अप्रूवल पेंडिंग मोड में ही पड़ा रहा। पब्लिक में बात होती थी, लोगों के हित के लिए सोच रहे हैं, लेकिन अंदर का रियल हिट वोट बैंक स्ट्रैटेजी था। रीहाउसिंग का कार्ड चुनावी सेशन में ही खोला जाए। 2022 में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स ने फुल 180 डिग्री टर्न ले लिया। उद्धव ठाकरे की एमवीएस सरकार गिर गई, एकनाथ शिंदे बीजेपी कोएलिशन पावर में आ गई और तभी धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की फाइल जो सालों से या तो कोर्ट में या कैबिनेट में या टेंडर टेबल पर धूल खा रही थी, फाइनली स्पीड पकड़ने लगी। ग्लोबल टेंडर प्रोसेस फिर से लॉन्च हुआ और इस बार सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसपेरेंट बिडिंग वाले रूल्स के हिसाब से पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ओपन कंपटीशन हुआ। इस टेंडर में कुछ बड़े प्लेयर्स आए, लेकिन सबको पीछे छोड़कर गौतम अडानी रियलिटी ने 5069 करोड़ की विनिंग बिड लगा दी। ये सिर्फ सक्सेसफुल बिड ही नहीं थी, बल्कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेसिटी के हर क्राइटेरिया को क्रॉस करने वाली बिड थी। मतलब पेपर से ग्राउंड तक प्रोसेस बिल्कुल क्लीन था और इसका प्रूफ ये है कि किसी भी राइवल बाइडर ने टेंडर के अगेंस्ट कोर्ट में जाकर स्टे नहीं लिया। लेकिन पॉलिटिक्स को ट्रांसपेरेंसी से मतलब कब था? रजीम चेंज के बाद उद्धव ठाकरे ने और दिल्ली में राहुल गांधी ने, दोनों ने अडानी को टारगेट करना शुरू कर दिया। जैसे धारावी का रीडेवलपमेंट कोई सोशल वेलफेयर का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि पर्सनल फेवर का प्रूफ हो। क्रोनी कैपिटलिज्म का टैग लगाना कन्वीनियंट था क्योंकि अडानी नाम का पॉलिटिकल माइलेज हाई था। रियलिटी ये थी कि जिस बिडिंग प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया उसके अंडर अडानी ने परफेक्टली फेयर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जीता। लेकिन नैरेटिव बनाना पॉलिटिक्स में एग्जीक्यूशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वी डिस्कस्ड पॉलिटिक्स, पास्ट एंड प्रेजेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोजेक्ट प्लानिंग. If this project succeeds, it will become the face of Viksit Bharat and change the India we know. 2.5 लाख करोड़ में आखिर धारावी के लिए अडानी का प्लान है क्या? गौतम अडानी 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट धारावी के लिए ला रहे हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मुंबई की रियल एस्टेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा अर्बन रेवेन्यू बन सकता है। इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है। 80% अडानी ग्रुप, 20% महाराष्ट्र सरकार की हिस्सेदारी।
621 एकर्स में से लगभग 269 एकर्स रीडेवलपमेंट के लिए अवेलेबल होंगे। यहाँ 3 मुख्य जोन्स बनेंगे: रिहैबिलिटेशन हाउसिंग, कमर्शियल स्पेसेस और मार्केट सेल रियल इस्टेट। टारगेट प्लान के मुताबिक रिहैब हाउसिंग 2032 तक कंप्लीट होगा और मार्केट सेल डेवलपमेंट 25 ईयर्स में फेस वाइज पूरा होगा। हाउसिंग ब्लूप्रिंट काफ़ी स्पेसिफिक है। टोटल 1.25 लाख यूनिट्स, जिसमें 1.5 लाख फ्लैट्स सिर्फ री हाउसिंग के लिए। पुराने धारावी रेजिडेंट्स को 350 स्क्वायर फीट्स के फ्री फ्लैट मिलेंगे जो 2000 से 2011 के बीच आए। उनके लिए सब्सिडाइज्ड रेट्स 2.5 लाख, बाद में आने वालों के लिए हायर परचेज मॉडल। इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी इसी स्लैब सिस्टम पे एलोकेट होंगे। सबसे बड़ी बात, अडानी का क्लियर प्रॉमिस है कि एलिजिबल हर परिवार को धारावी के अंदर ही घर मिलेगा ताकि रोजगार, सोशल नेटवर्क और कल्चरल फैब्रिक डिस्टर्ब ना हो। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट में मल्टी लेवल पार्किंग, ओपन स्पेसेस, हॉस्पिटल और मॉडर्न मार्केट्स का भी प्लान है। एक ऐसा मिक्स जो स्लम को सिर्फ रिहैबिलिटेट नहीं बल्कि एक मॉडल टाउनशिप में ट्रांसफॉर्म करेगा। क्वेश्चन इज, इतनी सारी बातें कर ली, आपको प्लान बता दिए, लेकिन इसका इंडिपेंडेंस डे से क्या लेना देना? राहुल गांधी तो रोज अडानी अडानी चिल्लाते हैं। धारावी प्रोजेक्ट का मसला भी पुराना है। ये सब बताना ज़रूरी था क्योंकि आप शायद मुंबई के इस हिस्से में कभी गए नहीं। देखिए, कुछ प्लान्स ये भी कहते हैं कि जो इलीगल हैं, कट ऑफ डेट के पहले उन्हें डिओनर लैंडफिल्स में रिहैबिलिटेट किया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, लेकिन जो असली धाराविकर है उन्हें 5.5 स्क्वायर फीट के कमरों से छुटकारा मिलेगा। ये तो सही है ना? छोटी छोटी गलियों में आज के ये भारत का अहम हिस्सा बसता है। ड्रेनेज को मामूली कवर कर बनाई गई गली के नाम पर ये बड़ा मजाक, जहां 15 परिवारों के लिए एक नल है और 200 लोगों के 2 से 3 टॉयलेट, इनमें से 10 लाख से ज़्यादा लोगों को अगर 350 स्क्वायर फीट का घर विद इंडिपेंडेंट किचन एंड टॉयलेट मिलता है तो इसमें क्या बुरा है? आज जो धारावी में रह रहे हैं हम और आप, उनकी हालत नहीं समझ सकते। धारावी में तंग, सीलन भरे, बिना प्रॉपर वेंटिलेशन वाले घर हैं, जहां पीने का पानी गंदा है और सैनिटेशन का मतलब एक सामूहिक टॉयलेट जिसमें सैकड़ों लोग शेयर करते हैं। खुले नाले में पनपते मच्छर, रेस्पिरेटरी डिजीज़, बच्चों में माल न्यूट्रिशन, महिलाओं में एनीमिया, ये सब रोज़ का सच है। हेल्थ केयर एक NGO कैंप तक सीमित है और एजुकेशन का मतलब अक्सर ड्रॉप आउट के बाद इनफॉर्मल लेबर में धकेल दिए जाना है। अगर रीडेवलपमेंट 2047 तक पूरी तरह लागू हो गया तो यहाँ के 7 से 10 लाख लोग न सिर्फ पक्के घरों में रहेंगे बल्कि पाइप्ड क्लीन वाटर, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, 24/7 बिजली और लोकल हेल्थ केयर यूनिट्स तक सीधी पहुँच होगी। विमेंस सेफ्टी के लिए प्रॉपर स्ट्रीट लाइटिंग और सिक्योर पब्लिक स्पेसेस होंगे। बच्चों के लिए प्लेग्राउंड और मॉडर्न स्कूल्स। एयर क्वालिटी सुधरेगी, कम्युनिकेबल डिजीज़ का खतरा घटेगा और इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल सेक्टर में इंटीग्रेट करके लाखों लोगों को सोशल सिक्योरिटी और इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिलेंगे। डेवलपमेंट में अगर कुछ किंग्स भी हैं तो उसे सुधारा जा सकता है। 2047 के विकसित भारत के विजन में धारावी जैसे स्लम का रिहैबिलिटेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश के फाइनेंशियल कैपिटल में इस तरह का इनफॉर्मल सेटलमेंट हमारे विकास के लिए नुकसानदायक है। ना ये अमेरिका है और ना ही मोदी जी ट्रम्प। भारत कभी ये नहीं कहेगा कि आप गरीब हैं, होमलेस, तो ऐसे शहर से निकल जाइए। भारत स्वतंत्र है, उसे आगे बढ़ने में, मुंबई को आगे बढ़ाने में धारावी के लोगों का अहम योगदान है। और सोचिए, अगर धारावी जैसे स्लम रिहैबिलिटेट हो गया तो क्या बाकी नहीं हो सकते? आशा करते हैं 2047 में जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल मनाएगा तो अगर धारावी के बच्चे साफ हवा में खेलेंगे, महिलाएं सुरक्षित गलियों में चलेंगी और हर घर में पानी, बिजली होगी तो वो असली अमृत काल होगा। बाकी गरीबी के पोस्ट कार्ड बेचने वालों का कारोबार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।